हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यूज़ पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविस एवं मूर। इन्होंने जो सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दिया है और इन्हीं के इसी सिद्धांत की आलोचना की है मेल्विन ट्यूमिन ने। मेल्विन ट्यूमिन ने अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि डेविस एवं मूर के सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत की आलोचना किसने की है? तो इन्होंने की है मेल्विन ट्यूमिन ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नृजाति पद्धति की विषय वस्तु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतः संप्रेषित होते हैं। नृजाति पद्धति शास्त्र को दिया है आपके हेराल्ड गारफिंकेल ने। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है और इनकी बुक का नाम है स्टडीज़ इन इथनोमिडोलॉजी। ठीक है, स्टडीज़ इन इथनोमीटरोलॉजी, जो कि 1967 में प्रकाशित हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैडक्लिफ ब्राउन। यह जो है काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह पुस्तक जो है रैडक्लिफ ब्राउन की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्वात्मक विकास। ठीक है, जब तक द्वंद्व नहीं होगा तब तक परिवर्तन भी नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित लेखकों के स्तरीकरण को सैद्धांतिक अध्ययन के कालक्रम के अनुसार बताइए। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है सबसे पहले अपने सिद्धांत को दिया था, उसके बाद कौन आए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। यह 1818 में है। ठीक है, 1818 में है। मैक्स वेबर, ये 1864 में है। लिंड जो है यह जो है इन्होंने दिया है, इनका जन्म होगा 1879 में। और आपके C.W. मिल्स हो जाएंगे 1916 में, 1916। ठीक है, सबसे पहले कार्ल मार्क्स, उसके बाद मैक्स वेबर, फिर रॉबर्ट लिंड और लास्ट में हो जाएंगे C.W. मिल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित समाजीकरण, सॉरी यहाँ पे समाजीकरण होगा, समाजीकरण। समाजीकरण, किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा R.K. मर्टन। इन्होंने जो है प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह के बारे में बताया है। इन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को किसी समूह का हिस्सा बनना होता है तो वह उसी समूह के अनुरूप व्यवहार करना स्टार्ट करता है, जिसे प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। एक उदाहरण के जरिए समझ लीजिए कि एक लड़की की विवाह होना है तो उसे जो है पहले ही ससुराल में रहने के लिए जो है उसके रहन सहन के अनुसार उसे जीने का जो है तरीका, उसका समाजीकरण किया जाता है कि आपको ससुराल में जाने के बाद ऐसे से रहना है, ऐसे से काम करने हैं। ठीक है, तो वह प्रत्याशित समाजीकरण के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने सर्वप्रथम विकसित की? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम एफ आर्बर ने।
अकबर की पुस्तक का नाम है सोशल चेंज, जो कि 1922 में यानी 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। सोशल चेंज इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने दो प्रकार की संस्कृति की बात की है। एक तो है आपका भौतिक संस्कृति, जिसके अंतर्गत मकान, मोटर कार, पंखा, बस आदि ये सब जो है आपका भौतिक संस्कृति हो गया। और दूसरा है अभौतिक संस्कृति, जिसके अंतर्गत मूल्य, आदत, मानदंड, प्रतिमान ये सभी आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बीच की जो अवस्था जो है, जब ये एक दूसरे से पिछड़ जाते हैं, यानी कि भौतिक संस्कृति जो है अभौतिक संस्कृति को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है, तो इन्हीं के बीच की जो स्थिति होती है उसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाडेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है? सामाजिक संरचना, तो नाडेल ने भूमिका के आधार पर सब कुछ बताया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो कि 1969 में प्रकाशित हुई है। इन्होंने जो है सामाजिक संरचना को दो आधारों पर परिभाषित किया है। पहला होगा समाज में व्यक्ति की भूमिका क्या है, और दूसरा हो जाएगा इस भूमिका के आधार पर उसे कैसा पद मिल रहा है, यानी परिस्थिति की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, जब भी भूमिका की बात हो तो वहाँ पे नाडेल होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर सबसे पहले जो है समाजशास्त्र में प्रकारवाद की अवधारणा का प्रयोग जो है 19वीं शताब्दी में ऑगस्ट काम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में ऑगस्ट काम्ट नहीं है, नहीं तो उन्हें ही लगाना पड़ता, तो हर्बर्ट स्पेंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्वों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रियाएं। ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर ने जो है सबसे पहले जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को, अंतःक्रियावाद शब्द को जो है इन्होंने बताया था 1937 में। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरएक्शनलिज्म। ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्यीकृत अन्य यानी जनरलाइज्ड अदर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मीड ने। इन्होंने जो सर्वप्रथम जो है सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा को किया था। इन्होंने स्व की अवधारणा के बारे में बताया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पैरेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया और दूसरा है उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया। इन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं की बात की है, एक तो तार्किक क्रिया हो गई, दूसरी हो जाएगी अतार्किक क्रिया। ठीक है, अतार्किक क्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस एक पद का प्रयोग करता है? तो मैक्स वेबर प्रयोग करते हैं साध्य साधन विवेकीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साध्य साधन विवेकीकरण। वेबर ने 4 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, उन्हें देख लीजिए। पहला हो जाएगा पारंपरिक, दूसरा हो जाएगा भावात्मक, तीसरा हो जाएगा मूल्यांकनात्मक और चौथा हो जाएगा तार्किक क्रिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हमने आप लोगों को बताया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, SF नाडेल ने। इन्होंने यह पुस्तक लिखी है 1957 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, यह कथन किसका है? तो संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है आपके लेविस कोजर ने। ठीक है,
द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, यह पुस्तक है इनकी लेविस कोजर की। इन्होंने जो संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा लेविस ए कोजर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो यहाँ पे मार्क्सवादी विश्लेषण के में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेमंड एरा ने। ठीक है, रेमंड एरा ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके द्वारा द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच विभाजित किया है? तो ये आपके लेविस कोजर हो जाएंगे। इन्होंने दो प्रकार बताए थे संघर्ष के, एक तो वास्तविक हो गया, दूसरा अवास्तविक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो अभी बताया कि प्रकार्यवादी सिद्धांत जो है संघर्ष का बताया था लेविस कोजर ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? तो उस समय ऑगस्ट कांट और हर्बर्ट स्पेंसर का महत्व काफ़ी था, तो उन्होंने जो है उद्विकास के बारे में बताया। ठीक है, उद्विकास के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ग निर्माण आधारित होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये क्वेश्चन ही निरस्त है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे एक ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी हो सकता है, ये तो गलत है। जन्म के आधार पे जो है वर्ग का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लिखा है C.W. मिल्स ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, C.W. मिल्स ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया है? सहसंबंध अंतर विधि का, तो इसे उपयोग किया है आपके दुर्खीम ने। ठीक है, नए टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, इमाइल दुर्खीम ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? तो यह बताया है आपके ब्रोड्रिलार्ड ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जे ब्रोड्रिलार्ड ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 4 जो बताए हैं, 4 प्रकार। ठीक है, वह कौन कौन से सुन लीजिए। पहला है कार्य परिकल्पना का गठन, दूसरा हो जाएगा डेटा अवलोकन और रिकॉर्डिंग, तीसरा हो जाएगा एकत्र किए गए डेटा का वर्गीकरण और संगठन, और चौथा हो जाएगा सामान्यीकरण। ठीक है, यह 4 प्रकार बताए हैं लुंडबर्ग ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दाय भाग का नियम। ठीक है, दाय भाग का नियम, इसे जीव मूत वाहक ने दिया है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। और दूसरा एक और है इसी तरह मिताक्षरा, जिसे विज्ञानेश्वर ने दिया है। दाय भाग का जो है नियम आपके जीव मूत वाहन, और मिताक्षरा जो है यह नियम दिया था विज्ञानेश्वर ने। तो यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो आज की वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर